तो मैंने तुझे आज इसलिए बुलाया यहाँ पे कि मैं कुछ इंडिया से रिलेटेड और इंडिया के आसपास जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनके बारे में मुझे कुछ बातें करनी थी आज तुझसे। जो एक नैरेटिव्स का वॉर है, कि जो थ्रेड चल रही है जो, उसके बारे में। तो मैंने एक दिन कुछ देखा था, अमेरिका की कुछ पॉलिटिकल वीडियोस आ रही थी मेरे पास एल्गोरिदम में। तो जॉन एफ कैनेडी के टाइम की बात है, जो अमेरिका में प्रेसिडेंट था वो। तो उसमें बताया कि जो हाई स्कूल का जो टाइम था, मतलब उसके टेन्योर में, जॉन एफ कैनेडी के टेन्योर में हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ना एक स्टैंडर्ड उसने बनाया था कि आप इतने पुलअप्स, एक जो बच्चा है आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, उसको इतने जो बेंचमार्क्स हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के, और कि इतने पुलअप्स करने या इतनी रनिंग और इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी, मतलब एक बेसिक जो मिलिट्री लेवल की जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती है ना, कि एक इंसान जो फिट वहीं से बन के चले। जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको फौज में इंसान को भर्ती करना है तो वहीं से ऐसा स्टैंडर्ड सेट करके चलो कि आपको चेरी पिकिंग करने में इतनी आसानी हो जाए कि आप आंख बंद करके किसी को भी उठा लो। तो वहाँ पे ये चला था कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड सेट करे थे कि जो फ्यूचर है, जो यूथ निकल रहा है, वो हर फील्ड में उसका मेन गोल ये था कि एजुकेशन, और जो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसने उस लेवल पे सोच के चला कि अगर हम यहीं से ट्रेड डाल के चलेंगे लोगों में, जो बच्चे हैं, यंग है, तो आगे चल के और आसानी होगी चीज़ों में। और उसका रिजल्ट तुझे आज दिखता भी होगा कि जैसे कि अमेरिका सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स जीत रहा है ना, और कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स हर फील्ड में, मतलब सॉरी मैंने कॉमनवेल्थ बोला है, लेकिन ओलंपिक्स देख ले, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स होते हैं। जितने भी ओवरऑल टोटल टैली होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूएस के जाते हैं लोग जीत कर। इंडिया तो बहुत पीछे है, हालांकि अच्छा कर रहा है काफ़ी कंपैरिजन में अगले पिछले 10 साल के में, लेकिन जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो बिग पिक्चर है उसमें मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो वहाँ पे अब जो कल्चर आ रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन तूने देखा होगा कि वहाँ पे LGBTQ जो कम्युनिटी है, कि जेंडर्स का इतना स्पेसिफिकेशन होता जा रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है चीज़ें। वो जो वेस्टर्नाइजेशन जो है, जो आइडियोलॉजी है, वो इंडिया में आ रही है। और मैं तुझे बताऊँ कैसे, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करी है, तूने भी शायद करी हो, कि बॉलीवुड मूवीज़ जो आज के टाइम बन रही हैं, और बॉलीवुड मूवीज़ से ज़्यादा जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, उनमें जो पेनिट्रेशन है यूथ का सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूथ के पास ही सबसे ज़्यादा एक्सेस है, सबसे ज़्यादा खाली टाइम है ना। और उसको मेजरली ये दिखाया जा रहा है कि हर वेब सीरीज़ में या तो लेस्बियंस होंगी, या फिर जो गे, जो जेंडर, मतलब उस चीज़ को ज़बरदस्ती इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं जिसकी नीड उस सीरीज़ में नहीं है। लेट्स से कि जैसे एक वेब सीरीज़ आई थी, बहुत अच्छी आई थी, कॉलेज रोमांस, 2 सीज़न अच्छी चली। उसके बाद उन्होंने वही एजेंडा डालना शुरू कर दिया। उस टाइम पे जब उसके पहले 2 सीजन थे, जब इतना बूम नहीं था इन चीज़ों का। और बहुत सी जैसी एक थी, मेड इन हेवन करके थी सीरीज़ अमेजोन पे, उसमें भी उसका पूरा कोर ही यही था। खैर, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन करना है ना चीज़ों को, मैं एक दो की नहीं बात कर रहा, काफ़ी सारी हैं ऐसी। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं यूथ में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो सिनेमा की पावर होती है नैरेटिव्स बिल्डअप करने में। मैंने विक्रम सूद की एक बुक पढ़ी है, द अल्टीमेट गोल। तो उसमें मैंने 2 चैप्टर्स ही पढ़े हैं अभी तक उसके, उसमें उन्होंने यही बताया कि जैसे कि अमेरिका ने लोगों को क्या दिया है, पूरे वर्ल्ड को, कि इस छोटा सा एग्जांपल है कि WWE है, वो एक फेक चीज़ है, प्रॉपर स्क्रिप्टेड चीज़ है। वो अननेसेसरी की चीज़ें, जैसे और भी कई सारे शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ जो इलॉजिकल, तुम अपने इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे कि अब वो अडेप्ट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन वो बहुत पहले कर चुके हैं। अब वो दुनिया को क्या दे रहा है, वो दुनिया उस तरीके से ले रही है, और वो चीज़ें जो अपने अंदर इंड्यूस कर रही है चीज़ें, उससे जो, मैं कहाँ पे आना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि जो यूथ जो है, वो कहीं ना कहीं उसका जो ट्रेट है, जो मैन और वुमेन का, वो डाइल्यूट हो रहा है। मतलब इन अ सेंस कि अननेसेसरीली वो चीज़ डाली जा रही है, जो मैस्कुलिनिटी है उसको हटाकर आप गेनेस, और जैसे लड़कियां जो एक फेमिनिज्म होता है जिसको कहते हैं, उस चीज़ को लेके वो हट के उस चीज़ से लेस्बियन
ये सब जो जेंडर्स अलग अलग आ रहे हैं जो इतनी, क्योंकि क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि तुम रेसिज्म फैला रहे हो इस चीज़ को लेकर कि क्यों आ रही है, जो फील करता है या जिसकी ये है आइडेंटिटी वो ऐसे करेगा। लेकिन अगर आप सिनेमा के थ्रू या फिर ऐसी सीरीज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप ये पेनिट्रेट करवाते रहोगे किसी के सबकॉन्शियस में, बिल्कुल वही। क्योंकि यही वो रीज़न था जो केजीबी, जो एक स्पाई एजेंसी है रशिया की, उसके एक वो जो स्पाई था, उसका नाम था यूरी बेंजिमोव करके है, मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। तो उसने, उसका एक प्रॉपर इंटरव्यू है उसका, जब वो वहाँ से निकल गया था, तो उसने बताया था कि हमने इंडिया में भी यही काम किया था कोल्ड वॉर के टाइम पर, कि हमने कैसे इंडिया को एक बैटलफील्ड बना रखा था अपने लिए, सीआईए और केजीबी दोनों ने। इंदिरा गांधी के टाइम की वो बात है। तो उन्होंने जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और जो सेक्युलरिज्म जो उस टाइम पे चल रहा था, लिबरलाइजेशन जो था, उसको इतना नॉर्मलाइज करा दिया कि इंडिया का उन्होंने फ़ायदा उठाया। मतलब वो एक अलग चीज़ है, पर मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ कि जो सबकॉन्शियसली स्लोली स्लोली उन्होंने जो कन्वर्जन करवाया ना उस चीज़ के बारे में। तो तेरा क्या टेक है इस चीज़ पे, ये जो मैंने जो बात कही कि जो सिनेमा के थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये यूथ को, क्योंकि इंडिया का यूथ इतना बड़ा है कि इसको अगर आप खराब कर सकते हो, अपने कंट्रोल में ला सकते हो, कि आपने अगर पास्ता रख दिया यहाँ पर, कि इन्हें पास्ता इतना दिखाओ कि ये हर साल इतना पास्ता खा जाए कि आधी देश की इकोनॉमी बन जाए दूसरे की, इसको सप्लाई करते करते पास्ता। एक मैं उस एग्जांपल को लेके चल वही रहा हूँ। समझा। तो उसी तरह वही चीज़ अगर प्रोपोगेट करते रहेंगे, पेनिट्रेशन उसी का होता रहेगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है, जो जेंजी है वो इतनी सॉफ्ट होती जा रही है कि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। तेरा क्या टेक है इस पे? इसका यार देख वही है मतलब, जैसे हम लोग के गवर्नमेंट और हमको भी पता है हम्म। कि हर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ पावर अपने पास ही है अभी फ़िलहाल में। हम्म। तो अपने यूथ को वही है, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम लोग कर लेंगे यूथ उसी तरफ चले जाएगा। जैसे इनमें चल रहा है सिनेमास में, सीरीज़ में, इन सब में। हम्म। वही बात है जो तूने कहा कि वही, कि इनमें ना ज़बरदस्ती मतलब लोगों को बनाया जा रहा है कि देख हम्म। वो होता दो ही जेंडर है बायोलॉजिकली, मतलब वो ट्रांसजेंडर भी होते हैं, हम्म। बट बॉय या गर्ल। अगर कोई तुम जैसे मान लो अगर कोई छोटा बच्चा है या मतलब 3-4 साल का है, हम्म। अगर बचपन से तुम उसे बोलो वो लड़का है हम्म। और तुम उसे बोलो लड़की है, लड़की है, तो वो एक टाइम पे आगे ना, एक टाइम पे उसके माइंड में सोच, सबकॉन्शियसली, हाँ। सबकॉन्शियस में वो सोचेगा कि यार मैं हूँ सच में लड़का, या फिर ये लोग कहते हैं लड़की, मैं लड़की ही हूँ। हम्म। तो वही सिनेमा और ये वेब सीरीज़ कर रहे हैं। वो एक वो टाइम के लिए अगर किसी लड़के को देख रहा है, उसके चाहे मान लो फीलिंग आ भी रही है, हम्म। तो वो ना चाहते हुए भी वेब सीरीज़ और इनसे इन्फ्लुएंस हो गया ना, वो सोचेगा कि यार मैं तो गे ही हूँ, तो उसे यही लगेगा। बट वो ये कि ये वेस्टर्न से ना हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे अभी तूने बोला कि शोज़ बहुत चलते हैं, जैसे WWE है हम्म। या फिर इंडियन आइडल है, मतलब ज़्यादातर हम्म। शोज़ जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं सीरीज, ये अपनी सीरियल्स को छोड़ के ज़्यादातर वेस्टर्न या फिर ऑस्ट्रेलियन से अब तू कॉपी करते हैं। शोज देख लेना, जैसे कि उधर रियलिटी शोज आते थे, कि जैसे यहाँ पे जो स्प्लिट्स विला टाइप की चीज़ें हम्म। होती हैं, वो मैं बहुत पहले से चलती थी, उसी फॉर्मेट को लोग पकड़ रहे हैं। थोड़ा चेंजेस हैं चीज़ों में, जैसे बिग बॉस जैसी चीज़ है, बिग बॉस थोड़ी सी अलग है, और काफ़ी रियलिटी शोज आते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एग्जैक्टली नाम चेंज, जैसे अमेरिकाज गॉट टैलेंट है, इंडियाज गॉट टैलेंट, तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, खबीब है ना जो यूएफसी फाइटर है, कभी। जिसकी कॉनर मग्रेगर के संग फाइट हुई थी, तो उसका इंटरव्यू आया था एक, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था वो। तो उसमें उससे किसी ने पूछा था, जो इंटरव्यूअर था, कि आपके कंट्री में कितने जेंडर हैं, तो उसने बोला था कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इसका जवाब कैसे दूं। कह रहा कि ये दो ही होते हैं जेंडर, तो उसमें पूछने का क्या है, कि हमारे यहाँ तो कह रहा कि मैं एक पहाड़ी एरिया से आता हूँ, मेरे यहाँ तो बस दो ही जेंडर होते हैं, मैन और वुमन, बस और कुछ नहीं होता। कह रहे कि मैं अमेरिका में आया हूँ और मैंने यहाँ देखा कि जेंडर के नाम पे ऑल जेंडर लिख रहा है। तो कह रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इसमें मतलब किस तरह का जेंडर है, क्योंकि इस तरह का कुछ है ही नहीं। वही कह रहा है उसमें सारे तरह के लोगो बन रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो गया, मतलब उसका एक्सपीरियंस था, उसने ये शेयर किया था इस चीज़ से। वही है यार, ये कि सीरीज। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये अभी आपको पता नहीं लग रही है, ये लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना, अगले 5 से 10 साल में जो यूथ जब इतना मच्योर हो जाएगा कि उसकी जैसे शादी की उम्र होती है, या एक स्टैंड होता है कि हाँ मैं अथॉरिटी ले रहा हूँ अपनी फैमिली की, कि मुझे
ये प्रोवाइडर बनना है अपनी फैमिली के लिए। तो उस पॉइंट पे वो जो जब मेंटल ट्रेट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए ना किसी एक लड़के का, जब वो आदमी मर्द बनता है, जिसे कहते हैं रियलिटी में कि जिम्मेदारियां उठाना, मजबूत बनना, उस टाइम पे पेनिट्रेशन किस चीज़ का उसके अंदर हो चुका है पहले से ही, 23 24 25 साल की एज तक इस चीज़ का। तो आगे एज अ कंट्री, अगर आप, इंडिया यूथ सबसे ज़्यादा है, तो यूथ में फिर इतना जब डिवीजन हो रहा है चीज़ों का, कि जब जेंडर की बात आ रही है, आर्मी की बात है, हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कभी आर्मी के लिए मैस्कुलिनिटी की कमी नहीं है इंडिया में, बिल्कुल। है ना। आदमी भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इसके रेपोकेशंस खतरनाक हैं इसके। तू एज अ मिलिट्री लेवल पे इसको कितना देखता है कि ये क्या हो सकता है? इसी पे आने वाला था मैं कि अभी कुछ महीने पहले की बात है या फिर साल हो गई इसे, हम्म। ये बात चली थी कि आर्मी में मतलब कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है ये या फिर लेस्बियन टाइप। ये उनने चल रहा है इंडिया में? इंडिया में चल मतलब बात हुई थी इस पे कि अच्छा। होना चाहिए मिलिट्री में हम्म। या फिर ये नहीं होना चाहिए। तो यही था उसमें, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो भी थे मतलब उन्होंने यही बोला कि आप कहीं भी ये चीज़ें कर सकते हो बट आर्मी में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम्म। बिकॉज इस चीज़ का पॉसिबली माइंड पे बहुत इम्पैक्ट ये पड़ता है। डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। डिसिप्लिन खराब हो जाएगा और वही है, देखो आर्मी में तो यार ऑन ड्यूटी तो एक लड़का और लड़की भी साथ में इतना कुछ नहीं कर सकते जितना ये हम्म। वेस्टर्न में चलता है, जितना इन हम्म। लोगों ने सीरीज़ और इनमें दिखा रखा है। हम्म। हमारे यहाँ डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है आर्मी में, क्योंकि बंदे अगर बिल्कुल अंदर जाके अब देखते हैं तुम ना। क्वांटे को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि ऐसा होता होगा, हाँ, इस तरह का इंडिया में नहीं है ना। हमारे यहाँ बस काम लात काम मार के करना है तो भगा करना देते है, हैं, वही हाँ। सीधी बात है। तो वही है, ये चीज़ें मिलिट्री लेवल पे तो बहुत बहुत मुश्किल है, अभी अपने आने वाले कुछ दस बीस साल मैं में तो नहीं हो आर्टिकल सकता। में एक पढ़ रहा था कि अमेरिका में जो यूथ है वो इंटरेस्टेड नहीं है आर्मी में, मिलिट्री में रिक्रूट होने के लिए। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल में जा रहा है, उसका जो ट्रेंड है। तो जो पता नहीं CIA की क्या जो भी एजेंसीज होती हैं, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो उस उन एजेंसीज ने जो पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी वहाँ ये है कि टैटूज नहीं होने चाहिए आपकी बॉडी, बिल्कुल और बिल्कुल। मेजरली वहाँ कल्चर ही आ रहा है कि टैटू हो रहे हैं, टैटूज होते हैं। है ना। तो आधी भीड़ वहाँ ख़त्म हो गई। तो कहा कि उन्होंने टैटूज वाले लोगों को एलिजिबल कराया है। प्लस वो अब ये भी देख रहे हैं कि जो गे और ये इन सब तरह के जो लोग हैं ये भी आर्मी में, इनके लिए भी एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का यूथ इतनी सब डिजॉल्व हो गया इन सब चीज़ों में, कि जो प्रॉपर मैन जो डेफिनेशन होती है वो वहाँ उसका वही कम हो गया एवरेज। कि अगर ऐसी बात नहीं है कि वहाँ मतलब आदमी नहीं है नॉर्मली, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से अगर 4 गे हैं जैसे सपोज, तो बाकी के 2 3 टैटूज करवा के बैठे हैं बॉडी, तो वो उस तरीके से एलिजिबल नहीं है। तो वो रेशियो बहुत कम हो गया उनका। तो वो चीज़ है। और एक और चीज़ है कि मैं एक देख रहा था कल ही, एक कनॉट प्लेस है दिल्ली में, हम्म। उसमें इस्कॉन के जो अंग्रेज होते हैं, लड़कियां मतलब लेडीज़ हैं, वो साड़ी में और बहुत अच्छे से डांस करके सेमी सर्किल में पूरा वो जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया के लोग देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, सुनने वाले मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में क्या ओपिनियन लेके जाएंगे, पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक पॉइंट होता है, आप इंडिया में किसी भी स्कॉन में जाओ, अब पता नहीं क्या फिलोसफीज़ हैं कि वहाँ पे आपको अंग्रेज़ ज़्यादा दिखेंगे, है ना, हिंदुस्तानी आदमी बहुत कम दिखेगा। ऐसा कहते हैं कि वो सब अपना छोड़ छाड़ के आ गए हैं, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है क्या नहीं है, उनकी डिवोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका जो टेम्पल में जाने का पेनिट्रेशन है और जो डिवोशन है, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तू बिग पिक्चर देखेगा, तू कभी भी जा किसी इस्कॉन में, तो वहाँ तुझे पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा दिखेगी? एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, इस्कॉन में तुझे इस्कॉन में तो रशिया से, हाँ। अफ्रीका से, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग वहाँ बाहर ज़्यादा दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तुझे ऐसा लगेगा तू कहाँ आ गया है। स- हालांकि मतलब इस तरीके से नहीं जाते हम कि हम ये देख के परेशान हो गए कि अंग्रेज हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अ, और इंडिया में काफ़ी चल भी रहा है कि जब आप अपनी जो रूट्स हैं आपने उनको पकड़ा नहीं, पहले ब्रिटिशर्स ने उसको ख़राब किया, उससे पहले मुगल्स ने ख़राब किया, है ना, आपका इतिहास जला दिया पूरा, आपकी जो अ, वेद थे, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज उतनी नहीं है। आप साउथ में चले जाओ, वहाँ लोग कुछ रूट से जुड़े हुए हैं,
इंडिया में भी हिमाचल साइड काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को। जो बचा नॉर्थ ईस्ट की जो एक बेल्ट है, ये वेस्टर्नाइजेशन में ज़्यादा आ गई है, और नो डाउट सब एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब लोग कुछ कहेंगे हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नो डाउट, लेकिन जो एक एक्चुअल रूट्स जो कल्चर के साथ आप अपनी जो रिचुअल्स होते हैं आप डेली लाइफ में उसको फॉलो करने की बात यहाँ आती है। तो आप उस चीज़ से तो गायब हो गए, और अब आपकी जगह वो लोग आके बैठ गए हैं जिन्होंने आपकी का एक टाइम पे ये ख़त्म किया था, वही। है ना। तो अब इस चीज़ से मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म में देखो इस चीज़ को, हालांकि इंडिया मुझे वापस अपनी रूट्स पे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब जब वो वापस जा रहा है तो उसको वापस वहाँ कौन लोग बैठे दिख रहे हैं, जो जिन लोगों ने आप ही को उस चीज़ से हटाया था। अब वो लोग आपको ये बता रहे हैं कि डिवोशन कैसे करना चाहिए, जिन लोगों ने आपसे ही हक छीना था। अब बोलेंगे लोग कि वो तो अलग लोग थे, तो एक लॉजिकल प्रैक्टिकलिटी पे आओ कि आपके यहाँ इस समय लोग बैठे कौन से हैं। जो एक जे साई दीपक का इंटरव्यू आता है, तो उन्होंने एक स्पीच थी, किसी फोरम में खड़े होकर कह रहे थे, वो बहुत बड़े इंडिया के लॉयर हैं, तो उन्होंने बोला कि जो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं जितने भी, जैसे आपकी JNU और साउथ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कथक सिखाने वाली हो गई, जैसे आर्ट्स की हो गई अपने JNU दिल्ली में जितनी भी हैं, यहाँ कौन लोग बैठे हैं, यहाँ वो लोग बैठे हैं जो आपकी कल्चर को कल्चर नहीं मानते। वो उस तरीके से घुस चुके हैं अंदर कि अब वो आपको बता दें कि कल्चर असल में आपका क्या है। वो अलग तरीके से प्रेजेंट करता है नैरेटिव्स को। तो वही चीज़ आती है कि आपकी जो कोर आइडियोलॉजी थी, जो कोर आपके ट्रेड्स थे, पहले आपसे उनको छीन लिया गया। अब जो गैप आया उसके बाद वेस्ट उसको मानता नहीं था, कि जैसे साइंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कि इंडिया में इस तरह की एडवांसमेंट थी बहुत पहले से, जैसे स्पेस साइंस से रिलेटेड हो गई और एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वही चीज़ निकल निकल के आ रही है, तो अब पता लगता है इंडिया में तो ये बहुत पहले से दी चुकी थी साइंस। आर्यभट्ट ने ये दे दिया, रामानुजन ने ये कर दिया, और उससे पहले जो वेद थे उनमें सब लिख रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो वापस जब आप उस कोर में आ रहे हो, तो आपको वही लोग बैठे दिख रहे हैं। तो उस उन्होंने एक चीज़ कही थी उसमें कि किसी इंसान की आइडियोलॉजी और उसका मतलब जो होता है ना पर्सनैलिटी छीनने का, एक वो है कि आप उसके उसमें घुस जाओ रूट्स में। अगर आप उसके रूट्स अपने काबू में कर लोगे तो उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं बचती। यही यहाँ पे मुझे होता दिख रहा है। अब पता नहीं ये ओवर थिंकिंग है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं किसी वेस्ट की कोई लोग आते हैं तो उससे मुझे इरिटेट हूँ या मुझे पसंद नहीं है कि वो टेम्पल्स में मतलब प्रचार कर रहे हैं सनातन का और बहुत अच्छा अडेप्ट कर रहे हैं सनातन को। कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हो गई इंडिया आके। लेकिन अल्टीमेटली मैं उनकी बुराई ना करके मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ में। हम अपने ही कोर को भूल करके और उन्हीं से ही इन्फ्लुएंस होके उन्हीं का वैलिडेशन मांगते हैं। अगर जैसे मैंने बताया कि वो जो वीडियो मैं देख रहा था, तो वो लोग डांस कर रहे हैं, इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं वहीं पे उसी वीडियोस में देख रहा कि मतलब अब टॉन्ट नहीं मार रहा, लेकिन एक नॉर्मल थिंकिंग है कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ निकल रहे हैं सारे। वो कुर्ते पजामे में नहीं घूम रहे, ना लड़कियां सलवार सूट में घूम रही, ना वो वेस्टर्न कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उस तरह की लाइफस्टाइल अडेप्ट कर रहे हैं। तो देख लियो कनॉट प्लेस में यही होता है। तो एक तरफ बाहर का इंसान आके इंडिया के कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस होकर इतनी जड़ों को पकड़ रहा है कि वो स्ट्रीट्स पे प्राउडली घूम रहा है कि हम सनातन को फॉलो कर रहे हैं, हमने अपना जो रिलीजन था उसको छोड़ दिया, कन्वर्ट हो गए। और यहाँ हम जिस तरीके से भाग रहे हैं अब जिस तरफ, उसका एंड क्या है, वही है जो वो लोग अब आके यहाँ आ रहे हैं। तो हमें अगले 50 साल के बाद रियलाइज होगा कि हम कहाँ आ गए। और फिर जब हम वापस आएंगे, जब ये लोग वहीं बैठे होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लूप है, ये हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ये वो वाली चीज़ आ रही है। बिल्कुल ही आ रही है। देख वही है, जैसे दिल्ली का इस्कॉन है, हाँ वहाँ का माहौल हम लोग को अलग मिलता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा मॉडर्नाइज या फिर ज़्यादा हाँ। ओपन मिलता है। तो मॉडर्नाइज ओपन एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मैंने हाँ बात मतलब की, इन हाँ। लोगों ने जो बना रखा है, मतलब ये हाँ, लोग अपना कहते हैं कि ये बहुत एक आज मोनो के। एक बोलना नहीं चाहिए रिलीजन में सब चीज़ें, हम्म। लेकिन एक आपको फील होती है मोनोपोली कि आप आउटसाइडर फील कर रहे हो बिल्कुल। अपनी ही कंट्री में, अपने ही रिलीजन की वो देख करके, वाइब्स को देख करके और लोगों को देख करके, जब आपको लगता है कि कहीं मैं बाहर का इंसान तो नहीं हूँ। और आप एक किसी भी इस्कॉन में जाके फील कर सकते हैं।
अब लोग पता नहीं इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक ट्रेट है, जैसे कि इससे पहले हमने जो बात करी कि सबकॉन्शियसली आपको ये फीड करवाया जाता है कि आप थोड़ा और मैस्कुलिनिटी को छोड़ हम्म, करके इस पे आओ कि मर्द भी कमज़ोर हो सकता है, औरत भी ताकतवर बन सकती है, औरत भी ऐसी बन सकती है कि दूसरी औरत के साथ संबंध रख सके, ये वो मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इस चीज़ को। तो ये भी शायद एक वही है कि हालांकि ये जिसे कहते हैं ना कि ये मतलब जैसे कहते हैं कि जानबूझ के नहीं किया जा रहा, लेकिन ये एक एक चेन ऑफ रिएक्शन है कि ये हो रहा हम्म। है, वो चीज़ है। वही है ना, ये वेस्ट ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि वो लोग एक टाइम पे आके ना किसी चीज़ को पहले तो लेके आते हैं इधर, हाँ। फिर धीरे धीरे करके उसको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमारे एशियन साइड को या फिर अफ्रीकन साइड पूरे हम्म। लोकल्स को, कि एक टाइम पे हम लोग मान लेते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं इनकी इतने हाईटेक हम्म। टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है, वो ये वैलिडेशन नहीं जा रहा है। कुछ हद तक सही होगा तो हम लोग एक टाइम पे मान लेते हैं आगे। हम्म। पर जैसे अब कुछ पिछले कुछ सालों में चेंज हुई है चीज़, हाँ। हम लोग अपने ऊपर इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो गए। पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ इनसे इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, मतलब ये थोड़ा अलग जा रहा है ऑफ टॉपिक, बट हम्म। अब सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इन पर डिपेंडेंट थे। अब हम्म। हमारा एक्सपोर्ट सब कुछ बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपनी हम्म। खुद की आइडियोलॉजी हमारी बन रही है अब। और उसी के साथ जो इनका बिजनेस है वो भी नीचे गिरा है, क्योंकि हम्म, हम एक्सपोर्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। कि हमारी आइडियोलॉजी मतलब चेंज हो रही है। जैसे अभी हम्म। हमारे जो जयशंकर सर हैं, एस जयशंकर, हम्म। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कमेंडेबल है यार उनका। कमेंडेबल। वो बंदा मतलब ऐसे हैं कि बिल्कुल कि मतलब अपनी आइडियोलॉजी ना क्लियर बताते हैं यूरोप पे, कि जैसे अगर हाँ। यूरोपियन अगर यूनियन कुछ भी कह रहा है, क्योंकि वो करें तो सही और हम्म। हम लोग करें तो वो गलत। कि वो जो जो डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात वो हम्म, कहते हैं ना कि वो बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है लोगों को लगता है जयशंकर अभी आए हैं, वो पिछले सुषमा स्वराज के टाइम से भी टाइम से पहले है। कांग्रेस के टाइम पर भी, एंड जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी वो एडवाइजरी में थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में थे। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान एकदम से उठ के आ गया है। तो वो ये बहुत कम लोगों को पता हाँ। रहती है कि वो बहुत पहले से काम कर रहे हाँ। हैं और उनको जितनी आइडियोलॉजी है अभी वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत पहले से घुसा हुआ है बहुत इंसान वो। पहले से है वो, इसीलिए वो आज इसीलिए वो बोल पाते हैं वहाँ पे, हाँ। जैसे यूरोपियन यूनियन के सामने बोलना क्योंकि होता है। इतना कॉन्फिडेंस और इतना नॉलेज जो है वो इंसान एक्सपीरियंस ही आता है इंसान को। तो वही मेन बात आइडियोलॉजी की है, चाहे किसी चीज़ में हम्म। ले ले, चाहे बात हो इस्कॉन की या फिर LGBTQ की। हम्म। मेन आइडियोलॉजी के, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होगी हम्म। दुनिया उसे ही मानेगी। अगर अगर तुम लोग मतलब हम लोग जैसे चाहेंगे कि यार हम्म। LGBTQ थोड़ा पावरफुल होना चाहिए या फिर हम्म। थोड़ा और इन मतलब इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए हाँ, मतलब। इतना इतना पेनिट्रेट हो जाए कि हम्म, 10 घरों में से हर 4 में यही हो रहा है। यही हो रहा है, तो ना चाहते हुए भी लोग मानेंगे। जैसे अगर हम अब आज की दुनिया में मतलब वो USA से आगे निकल जाए, नॉर्मलाइज करना उस चीज़ को, वो नॉर्मलाइज होती जा रही वही है। सुपर पावर वैसे हम लोग बन जाए, मान लो हमने हम्म। सबको पीछे छोड़ दिया, चाइना को छोड़ दिया, मतलब अभी ऐसे जस्ट हम्म। एग्जांपल बता रहा हूँ, तो लोग हमारी आइडियोलॉजी को लेंगे, जो हमारे हम्म। ट्रेडिशंस हैं, जो हम्म। आजकल लोग जिसको बोलते हैं ना कि ये कुछ यूजलेस है सब कुछ, मतलब ये तो कुछ फ़ायदेमंद नहीं है, इसमें कुछ सेंस नहीं है, हम्म। फिर लोग उसे भी मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अगर सुपर पावर बने हैं, इनका कुछ कल्चर है, पावरफुल की सुनी जाती है हमेशा। वही हमेशा सुनी जाएगी। मेन इसलिए बात उसी की आ जाती है, USA अगर जैसे इसलिए यूएस, रशिया और चाइना का दबदबा पूरे वर्ल्ड पे ज़्यादा है, मेन यही है इसी कि वजह ये से। लोग UN में परमानेंट मेंबर्स बन के बैठे हैं। हम्म। हम लोग को इनकी वीटो पावर होती है कि हम लोग अगर बनना भी चाहते हैं तो इनमें से कोई एक मना कर देता है, मेन चाइना चाइना ही है। चाइना का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि वही। हम वीटो नहीं बन पा रहे। इसी चीज़ से इस पॉइंट पे आता हूँ मैं कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तेरा क्या टेक है जो पाकिस्तान का जो चल रहा है, चाइना का चल रहा है जो डिस्प्यूट है अपना, और तूने देखा होगा कि जो इन्फिल्ट्रेशन जो होता है इतना, और काफ़ी क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है, मैंने जो जब बातचीत होती है पीओके की और अक्साई चीन के बारे में, तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हिस्ट्री क्या है। वही उनका तो ऐसा न्यूज़ तो में नहीं रहता ना जैसे वैसे। आप मैप में देखते हो इंडिया के में, और ये जो यूथ देख रहा है मेरे को, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान से सुने और खुद एक्सप्लोर करें कि जो इंडिया का मैप है जम्मू और कश्मीर का, काफ़ी डिस्प्यूट हुआ है। जब G10 इससे पहले कुछ साल पहले अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गए थे नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पे एक मैप था, कट ऑफ था वो मैप, कि जम्मू कश्मीर को आधा दिखाया था, तो उन्होंने स्पेशली पॉइंट आउट करा मैप गलत है। तो कुछ हुआ बाद में, या तो करेक्शन हुआ या उस मैप को हटा के वापस दोबारा लगाया गया, लेकिन वो पॉइंट आउट हुई थी चीज़। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने ये चीज़ करी, क्यों? क्योंकि अगर आप उस मैप को ध्यान से देखोगे तो जम्मू कश्मीर का जो मैप है और उसमें एक्चुअल इंडिया के पास जो अथॉरिटाइज जो जियोग्राफिकल जो एरिया है लैंड, वो बहुत कम है कंपैरिजन टू पीओके। मतलब आप आधा काट दो जम्मू का हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ है, तो वो आधा हिस्सा पीओके में है, और उतना ही ऊपर की साइड का हिस्सा
जो है वो अक्साई चीन अक्साई चीन चाइना है। के पास है। वो प्रॉपर डिस्प्यूटेड लैंड है। वो क्यों हुआ था? वो जवाहरलाल नेहरू की मेहरबानी से हुआ था। वो बहुत से लोग नहीं जानते, अब धीरे धीरे जान रहे हैं क्या है। लेकिन इंडिया में लोगों को ये पता ही नहीं है कि पीओके उन्हें लगता है बहुत छोटा हिस्सा है। एक्चुअली जो एरिया है, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो वो बहुत हिस्सा उनके पास है। बिल्कुल, बहुत हिस्सा उनके पास है और लोग सच में, लोगों को नहीं पता है, हमारी मतलब यूथ भी हो या जो भी है। कोई बंदा अगर जैसे कभी कभी प्रिपरेशन एग्जाम्स की कर रहा होता है ना, तो हम्म। एग्जाम वो जो मैप देखता है ना, हम्म। जब उस चीज़ की सच्चाई समझ में आती है कि यार जम्मू कश्मीर तो बहुत हम्म। छोटा एरिया है, ये मेन जब तो जब लाइन, लद्दाख जब और वो है। बॉर्डर दिखती है, जब, हाँ। इसको यूनियन टेरिटरी बनाने का मेन रीज़न यही है, हम्म। क्योंकि लोगों को नहीं पता बिल्कुल कि कितना उनके कंट्रोल में है, कितना हमारे कंट्रोल में है। और इसका मेन जो मुझे लगता है कि जो हमारे जो यंग लोग जा रहे हैं मिलिट्री में भर्ती हो करके, स्पेशली यंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इनका नैरेटिव है उनका है कि टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, चाइना प्रॉक्सी वॉर करवाता है पाकिस्तान के थ्रू, सबको पता चल गई है बात। लेकिन अल्टीमेटली इस बैटल को हार कौन रहा है? एक, अगर आप एक बिग पिक्चर देखोगे तो, कि अल्टीमेटली ठीक है, इंडिया पावरफुल है, अपना स्टैंड स्ट्रांग रख रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट वो नई बातचीत रखता है पाकिस्तान से, काफ़ी चीज़ें कट ऑफ हुई हैं 2015-16 के इंसिडेंट्स के बाद। लेकिन जो बिग पिक्चर ये है कि जो लॉस हो रहा है अल्टीमेटली वो इंडिया का हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो यूथ है उसकी जो डेथ टैली है वो कंटिन्यूसली, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे रुक रही हो। अब फौजी जाता है, वो शहीद हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि कोई सन की वहाँ बैठ करके फायरिंग कर देता है। हमारी पॉलिसीज़ अभी भी इतनी स्ट्रांग मुझे नहीं लगती, क्योंकि अगर स्ट्रांग होती तो उनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि हमारे यूथ इस तरीके से ऐसे ही शहीद हो रहे हैं। और तूने भी सुना होगा कि तू बैकग्राउंड तेरा इस तरह का है कि तैयारी भी कर रहा है मिलिट्री की, प्लस तेरे पापा जो हैं वो भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तेरा सर्कल इस तरह का है, तो पूरी आर्मी ब्रेट है। तूने भी ऐसे किस्से सुने होंगे कि फ्रस्ट्रेट हो जाए इंसान कि इस तरीके से इतनी बदतमीजी करी गई है, या किस तरीके से धोखे बिल्कुल दाड़ी हाँ। दड़ी से मार देते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं तेरे पास? क्योंकि इंसिडेंट लोगों को पता ही नहीं है कि बॉर्डर पे चलता क्या है। नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता यार लोगों को, क्योंकि देख ये न्यूज़ में ना बहुत मतलब बहुत वो जो एकदम एकदम एक्सट्रीम लेवल की चीज़ होती है ना ये, हम्म। कि ऐसे मारा वैसे हम्म। मारा, मतलब बहुत से कुछ तो लोगों ने सुने भी हैं किससे कि कभी कभी एक वो थे हेमराज थे जिनका सर काट के ले गए हम्म। थे। हम्म। वो शायद हमारे यहीं के थे, मथुरा के, उनकी जो हम्म। कॉन्वॉय आया था पूरा। हम और दोनों बाहर खड़े भी हुए थे। वही हाँ, पूरा बहुत टाइम, बहुत उस टाइम पे बहुत वो हुआ हाँ, था। हाँ। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता रहती, इसका और एक्शन लिया जाता है लोगों को। और तूने ये मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया भी नहीं जाता ये। नहीं मेन दिखाते। स्ट्रीम मीडिया मोस्टली क्या करता है, वो पॉलिटिक्स भी रहता है कि इसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया। इंडिया का यूथ उस पेनिट्रेशन में, जैसे जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये जो कंटेंट ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसने फलाना रील बना दी इस गाने पे, तो वो इस डाइवर्जन में जा रहा है। आपको अगर ठीक है, आप एक इंडिया की जब बात आती है कि आप एंटरप्रेन्योर वाइज आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन आप मिलिटरीली स्ट्रांग बन पा रहे हो उतना जितना आपको आज की डेट में एज अ मैन पावर होना चाहिए था? इतने एडवांसमेंट आ पा रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि फंडिंग्स की कमी है डीआरडीओ के पास। और बिल्कुल हाँ। हालांकि अब काफ़ी बजट एलोकेट अब हुए तो हैं। बहुत बढ़ गया, जैसे फायर पावर इंडेक्स में भी हम लोग अब 4th पे आ गए। फायर फा- पावर इंडेक्स जैसे? मतलब जैसे कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर रैंक किया जाता है ना देशों को, हम्म। तो उसमें हम लोग अब 4th पे आ चुके हैं। जैसे ऊपर मुझे एकदम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में तो याद नहीं हम्म। है, हम्म। पर ये अपने ऊपर यही है सिर्फ यूएसए, रशिया, चाइना, आई हम्म। थिंक फिर 4th हम लोग हैं। तो अच्छा। ये बढ़ा है। मतलब मैं गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट की या हम्म। वैसे किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा, बट पिछले जितने सालों में ये बढ़ा है, जैसे हम्म। अग्निवीर आया है। नहीं तो यार देखो, अगर किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट से अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है किसी चीज़ का आर्मी में, तो वो तो वेल एंड गुड, प्रेजेबल है चीज़ें। वही जैसे अग्निवीर आया है, मतलब मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, हम्म। कल मेरे दोस्तों से भी बहस होती है वैसे भी, कि अग्निवीर आया, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, हम्म। बिकॉज अग्निवीर वही है, मेन पॉइंट एक ही पॉइंट आ जाता है कि अगर तुम अपने लेवल पे देखोगे हम्म। तो अग्निवीर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, बट अगर हम्म। तुम अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे हम्म। तो अभी हमारे देश को ज़रूरत है यार, क्योंकि बिकॉज अगर तुम बजट उठा के देख लो, या फिर जो एक्सपेंडिचर है हम्म। डिफेंस का वो उठा के देख लो, उसमें से कम 50%, या फिर मुझे करेक्ट नहीं याद, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो देख लेना, हम्म। अगर बहुत सा पैसा ना पेंशन में जा रहा है यार, जो कि हम्म। मतलब मान रहा हूँ कि ज़रूरत होती है, बिल्कुल है, हमारे मतलब जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं हम्म। उनको ज़रूरत होती है,
उस लेवल पे रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी नहीं हम्म मिलती, बहुत चीज़ें। बट उस वो चीज़ और भी चीज़ें बदली जा रही है, जैसे अग्निवीर है, इसमें अगर तुम अपनी सैलरी में से ही कटवाओ, मतलब हम्म जैसे पेंशन के लिए, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, उसके हिसाब से अपना बंदा अभी खर्च करेगा उसके अकॉर्डिंग। हम्म वो ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं रहेगा इस चीज़ के ऊपर कि यार चलो पेंशन आएगी, अब तो कुछ करना ही नहीं है, नौकरी हम्म। करनी नहीं है, आराम से पेंशन मज़े लेंगे। ये है, क्योंकि ये चीज़ ये अग्निवीर आएगा, एक्सपेंडिचर मतलब सैलरीज कम हुई है, मान रहा हूँ, मतलब इतनी हम्म थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है। हम्म वो बहुत चीज़ें कॉन्स भी हैं, बट मैं बोलूँगा कि यार फ़ायदेमंद रहेगा ये फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोगों को मैन फोर्स से ज़्यादा अपने टेक पे ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं टेक पे काम कर रहे अंधा हैं। काम करने टेक पे, बिल्कुल, हाँ। वेस्टर्न पूरा टेक पे काम कर रहा है, उनकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, हमें एयरफोर्स के नाम पे अभी बिल्कुल बस कर ही रहे हम्म हैं। राफेल लिए हैं अभी भी, फ्रांस से। हाँ, अभी भी इसी चीज़ पे तू यूथ से पूछेगा तो वो इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे, हाँ, बिल्कुल कि करेंगे। ठीक है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन एक अगर आप इसी बात पे, मैं कह रहा हूँ ना, बिग पिक्चर जैसे कहा कि जो यूथ की वहाँ डेथ टोटल वो कंटिन्यूएशन में है, उसमें कुछ सुधार नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का एजेंडा ही अलग है। बिल्कुल। आपका एजेंडा है, आप स्ट्रांग बनना चाह रहे हो, लेकिन मैन पावर जो है वो कंटिन्यूअसली जाती जा रही है और कैजुअलिटी निकलती जा रही है वहाँ से। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका सपोर्ट वही, ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनडायरेक्ट वे में कैजुअलिटीज़ को हम हम्म कैजुअलिटी से हैंडल नहीं कर सकते, जैसे हम्म उनने कैजुअलिटीज़ करी, हम लोगों ने कैजुअलिटीज़ कर दी, इससे कोई फ़ायदा हम्म नहीं होगा। इसी के रिएक्शन में हम लोग ऐसा कर लें कि हमारी कैजुअलिटी हुई है, मानो चल हो गई, हम्म हम लोगों ने रिएक्शन कर दिया, मतलब उरी इसका अटैक किया। इसका रिएक्शन तू देख सकता है कि जैसे इसराइल पैलेस्टीन का जो वॉर हम्म। था अभी, आयरन डोम सिस्टम जो आयरन उनका डोम कितना सिस्टम स्ट्रांग है। अच्छा खासा डिफेंस है उनका। वही जो मेन। हमास का जो टेरर अटैक हुआ, बहुत हम्म। ब्रूटैलिटी है वो। क्योंकि और हमास देख वही है, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो वैसा ग्रुप है कि सिर्फ मार धाड़ में विश्वास हाँ, रखता है, वो उसे कोई मतलब नहीं डिफेंस या किसी से। हम्म। मतलब डिफेंस कर लेते हैं बट इतना मतलब नहीं है। इसराइल को क्या है, उन्हें पूरा सब कुछ देखना है, उन्हें पता है कि कैजुअलिटीज़ कम से कम हो हम्म और अटैक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो क्योंकि जाए। वॉर अब ऐसे ही होना है, सामने वाला आपके ऊपर मिसाइल छोड़ देगा तो आप हम्म। आदमी को नहीं खड़ा कर सकते। वही आजकल मैन फोर्स का हाँ काम अब इतना नहीं रहा, पहले था, हाँ पहले जैसे हमारा कारगिल वॉर था, हाँ 1971 वो वॉर था, टाइम अलग था। 65 वॉर था, हाँ 62 था, उस टाइम पे टैग की ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम पे हम्म बंदा चाहिए, बंदूक चाहिए, हम्म दो काम से हो रहा है काम। जिसके पास जितना बंदूक और जितना हाँ, आदमी है वही, क्योंकि उस वही टाइम जीत। टैग ड्रोन नहीं आ रहे देखने हाँ कि आगे कितने हाँ बंदे हैं। हाँ अब हाँ। बंदा जो लीडर अच्छा है। जो उस चेक पोस्ट पे पहुंच के हम्म। फतह कर लेगा वही, उसका वो हिस्सा, वरना तो मैं, वही वही वाली इसीलिए चीज़ हमारे है। मिलिट्री ऑफिसर्स इसीलिए हर जगह कमेंडेबल जॉब करते हैं, यूएन में जाओ, कहीं हम्म भी जाओ, हर जगह तारीफ होती है हमारे ऑफिसर्स की, हम्म हमारे आर्मी की, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जैसे, मतलब इंडियन आर्मी जैसी फौज हम्म कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हम लोग लैंड पे या काम करते हैं ना, जितना जैसे टेरर में हम लोग हम्म काम करते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये कड़वा सच है, मतलब थोड़ा मजाक में भी है, लोगों ने देखा भी होगा, हम्म ये लोग जब यूएस वाले एक्सरसाइज करने आते हैं तो हाँ बिस्लरी चाहिए होता है। हाँ, वो मैंने देखा है उनका। पूरा एक क्या एयरक्राफ्ट इनका बिस्लरी से भरा उनका हुआ क्या, होता है। मेजर जैकब का जो हाँ। इंटरव्यू था, उन्होंने ये बोला था कि वो हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि उनको आदत नहीं है। नहीं कि है आदत हम कह उन्हें। रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे पहाड़ों पे, बर्फीले पहाड़ों पे क्या बिस्लरी लेके घूमेंगे, या कि जो जो नागालैंड के जो नक्सल वाला रीजन है वहाँ पूरा पे। जंगली एरिया है, पूरा हाँ, मार्शी एरिया, मतलब पूरा पानी पानी है वहाँ। एक और चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो जैसे चाइना पाकिस्तान की जो हमने बात करी, तुझे कुछ पता है नक्सल्स के बारे में? ये जो नागालैंड और ये जो बंगाल का साइड है, जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या का इन्फिल्ट्रेशन होता है, और मतलब काफ़ी वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं ऐसे टेरर के, जो कंटिन्यूएशन में उस स्टेट में रहकर, उस एरिया में जंग जो ट्राइबल एरिया है उसमें रहकर जो माहौल ख़राब चल रहा है वहाँ पे, उसके बारे में भी कम बात होती है। लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। बिल्कुल, ईस्टर्न साइड के बारे में सच में लोगों को नॉलेज नहीं है, मतलब हम्म एक तरह से मैं अपना एग्जांपल ले लूँ। हम्म मैं जब अपने मतलब जैसे तैयारी शुरू की थी एनडीए और इन सब की, हम्म जब हम लोग करते हैं ना तो हम लोग को ईस्टर्न साइड के बारे में नहीं पता रहती यार, क्योंकि देख वहाँ पे मतलब बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, हम्म। लोगों को नहीं पता रहती कौन सा स्टेट कहाँ है, क्या है, कौन एक सा। तो पहली वो अपने जो जो चेहरे का वो है उनका जिसे कहते हैं ना अपीयरेंस की वजह से हाँ, पहले ही अपीयरेंस तो की वजह साइड से, लाइन हो जाते हैं वो लोग। क्योंकि देख वही है, लोग यहाँ पे आके मतलब हाँ वो लोग ईस्टर्न साइड से आते हैं, हाँ ये दिल्ली में मतलब बहुत से, मतलब ये जहाँ मेन हाँ इनका वही था, हाँ, मैं मोमोज देखता इनका हूँ, खाना, हाँ ये सब हाँ करना, हाँ। तो इनका क्योंकि रहता है। गरीबी है वहाँ पे भी उतनी, अब वो लोग सरवाइव करने के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वही जैसे जैसे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर पे ज़्यादा फोकस किया है ना, हाँ, ईस्टर्न साइड पे एक तरह का रीज़न ये है कि फोकस ना करने का, कि उधर अभी मतलब अटैक होते तो हैं, हम्म। बट वो इन फोकस नहीं आ पा रहे, मेन स्ट्रीम में नहीं आ मेन रहा। स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं। मीडिया में भी देखा होगा तुम लोगों ने कि वहाँ पे लाइव जाके लोग बहुत कम रिपोर्टिंग करते हैं,
जैसे अभी हम्म ब्रह्मपुत्रा में आसाम में बाढ़ आई थी या कुछ आया था, मतलब मैं हम्म बिल्कुल करेक्ट हूँ या नहीं पता नहीं, बट जो बाढ़ आई थी या फिर जो भी हम्म। चीज़ होती है वहाँ पे बहुत कम रिपोर्टिंग होती है। लोग ऑन ग्राउंड जाके नहीं देख पाते हैं कि ट्राइबल्स में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा अवेयर कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नक्सल जोन है उसमें भी हमारे आर्मी की काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं बिल्कुल। और बहुत कैजुअलिटी। गंदी, जिसे कहते हैं ना ब्रूटैलिटी। एक होता है कि आप सामने पाकिस्तान से गोलियां चल रही, यहाँ ऐसी फाइट्स होती हैं क्योंकि गोरखा रेजिमेंट, मुझे अगर सही हूँ मैं, तो इस जगह पे ज़्यादा रहती हैं क्योंकि ये हाँ। जोन ऐसा है कि उनकी जो अपीरियंस है वो कम हाइट में, और उनके जो इक्विपमेंट्स और हम्म। जो क्या कहते हैं उसको, खुकरीज। खुरकी जो खुकरीज कहते जो हैं, होती है हाँ, वो उनसे काम उनसे ही करते हैं फाइट वो। करते हैं वो लोग। तो यही है ना उनका, जैसे ये हमारी रेजिमेंट तो अच्छा काम करती है यहाँ, हाँ, बट वो ये ना वहाँ पे रीज़न यही है कि पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तुझे क्या लगता है ख़त्म वहाँ कुछ डाउनफॉल हुआ है इस चीज़ का कि अभी भी वैसी सिचुएशंस हैं? इन डीप तो मतलब मुझे भी इतना, मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, हाँ मतलब बट आने वाले टाइम में बता सकता हूँ इसके बारे में। हाँ। बट इसका रीज़न यही है, देख वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है पूरा सब कुछ, और अगर हुँ, नक्सलीज पे आते हैं तो हुँ, सबसे मेन नक्सलीज पे माइंड में यही आता है छत्तीसगढ़। हुँ, बिकॉज हुँ, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरियाज और ये लोग अभी हुँ, हमारे हुँ, मतलब गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट नहीं ले पाते, या फिर इतना सपोर्ट इनका वो नहीं, हुँ, आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। हुँ, तो इनका यही है, इनकी कैजुअलिटीज ऐसे होती है कि यहाँ तो जम्मू कश्मीर में या इधर पूरे ईस्टर्न साइड मान लो कभी कभार फायरिंग हो रही है या फिर हुँ, कभी हुँ, कभार शेलिंग हो रही है, हुँ, तो इससे फ़र्क पड़ता है, थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज होती है। हुँ, यहाँ वो बंदे इस लेवल पे प्लान करते हैं लोकल्स के साथ मिलके, या फिर लोकल्स नेता हो, या मतलब वो कभी कभी तो वो लोग भी सपोर्ट कर देते होंगे, जितना मैंने सुना है। मतलब हुँ, प्रूफ के साथ नहीं बोल रहा हूँ, बट जितना मैंने सुना है अपने उस लेवल पे, पूरी गाड़ी की गाड़ी जाती है भाई, सीआरपीएफ गाड़ी की गाड़ी उड़ जाती है वो लोग। ब्लास्ट हो जाती हम्म। है। तो ये मतलब एक तरह से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि बिना लड़े बंदा अगर जा रहा है ना, हुँ। उससे बेकार कोई बात नहीं हो सकती है। अगर बॉर्डर पे या किसी वॉर में लड़ाई हो रही है, हम्म। कैजुअलिटी जब समझ में आता है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है वॉर के लिए। वही प्रिपेयर्ड है, उसके लिए हम लोग मतलब लेकिन सोच ये सकते हैं। ये यही जो रीज़न था कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, हम्म। और उससे पहले जो बालाकोट में जो, तो उसके लिए मतलब वो है कि पर्सनली ज़्यादा दुख होता है यार, मतलब कि हाँ, सोचते हैं कि अपने देश में ही ये हो रहा है, तो हम्म, यार इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तो क्या ही करें हम। अब ये भी एक चीज़ है कि बता, इंसान सिविलियंस के संग मिलके इतनी प्लानिंग कर रहा है वहाँ पे, तो आप अल्टीमेटली उन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। और क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस है वो नॉर्थ ईस्ट से थोड़ी मैच करती है, और एज अ फेस कट भी, और थोड़ा जो हम्म। स्किन टोन है, तो अगर उनमें से कोई उठ के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, वो अलग ही लेवल पे बात करते हैं अपनी भाषा में। मेन, हाँ मेन ये भी चीज़ ये आती है कल्चर तू का। डिफरेंशिएट इस चीज़ का नहीं कर सकता कि वो चाइनीज़ में बात कर रहे हैं, कि वो अपनी पहाड़ी भाषा में बात कर रहे हैं, कि अपनी उस स्टेट की अलग डिफरेंस लेवल की उसमें बात कर रहे हैं। वही है कि मेन एक रीज़न। मणिपुर का एक लड़का है मेरे ऑफिस में, वो मणिपुरी में बोलता है, पता नहीं अपने जिस भी फ़ोन पे किसी से बात करता है। अब क्योंकि वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, वो नेचुरली इंग्लिश में बात करेगा या अपनी रीजनल में बात करता है, हिंदी उसे आती नहीं है। मतलब यहाँ मैं उनको एज अ थ्रेट परसेप्शन लेके नहीं चल रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो जो चक्कर है, ये जो आइडेंटिटी का और जो जियोग्राफिकल लोकेशन का, ये काफ़ी दिक्कत दे रहा है। वही है हम लोग मतलब जैसे देख यार, वही है मतलब इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट पे बात करनी पड़ती है कि गवर्नमेंट हम्म अब सच में काम कर रही है वहाँ हम्म पे, ईस्टर्न साइड में काम हो रहा है। हम्म। जैसे बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब अभी तो एक तुझे तुझे क्या लगता है ये जो रीज़न है, जैसे तूने बताया कि कि चल रहा है इसमें इतना, तो फंडिंग कहीं ना कहीं से आती है, क्योंकि आप वेपन्स प्रोवाइड करवाना, है ना, सब लोग कहते हैं कि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन एक एक और चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता हुआ, कि इनको पैसा मिलता कहाँ से ये सब करने का, ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, इसकी बात नहीं होती है। वही है यार, देख हम लोग इन डीप विद प्रूफ तो हम्म नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि विद प्रूफ तो हमारे पास भी नहीं है। हम्म। ये तो कोई बंदा रॉ वाला या फिर वही विद प्रूफ तो वही बात कर सकता है। हाँ, हम लोग लेकिन तो लेकिन पॉलिटिकल अगर तू एजेंडा और इनकी बात कर सकते हैं। उस तरीके से सोचे कि इस चीज़ को कराने से हम्म, किसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। मेन ये देखो, ये वो रीजन वाइज डिपेंड करता है। हम्म जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है, हम्म इधर फंडिंग दोनों तरफ से आती है। चाइना पाकिस्तान को करता है, हम्म। पाकिस्तान इनडायरेक्ट वे में उसे फंडिंग को लेके, लश्कर को करता है, हाँ, मतलब हाँ लश्कर को जो भी हाँ करते हैं ये हाँ। लोग, इनका तो मिलिट्री भी मिली रहती है, क्या ही डिफरेंस है, लश्कर को हम्म। करो मिलिट्री को करो, हाँ, इनका वही जैश ए है। मोहम्मद, हाँ लश्कर कुछ सब। भी कर लो इनसे।
इनकी मिलिट्री भी कुछ वो कारगिल के टाइम पे पता। मिलिट्री मिलिट्री ही पैसा फेंकती, क्योंकि मिलिट्री की ही एक्चुअल में रूल है वहाँ पे पाकिस्तान में। मेन वो मिलिट्री ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करती है वहाँ का। मिलिट्री ही इंडिया में कब एक्शन होना है इनका कुछ सिर्फ भी। दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, बट बाकी हाँ, इनका वो ये सब कुछ मिलिट्री वही करती है चलता काम। है। तो वो भाई, ये इससे मतलब जो ऊपर ना नॉर्थन साइड है, हम्म। इधर तो हो गया चाइना फंडिंग करने वाला, हो गया हम्म। पाकिस्तान को। तो और भी देश हैं पाकिस्तान को जो फंडिंग करते हैं। हम्म। जैसे मतलब इनडायरेक्ट वे में यूएसए भी पाकिस्तान को फंडिंग करता है, खूब देता है। हम्म। जैसे F-16 या फिर F-15 हम्म। एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान को दे रखे, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया को टैकल ये करता रहेगा, हम्म। इंडिया अल्टीमेटली उसका हमारे बिजनेस बराबर नहीं आ पाएगा। अल्टीमेटली उसका बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए ना। वो क्योंकि हर जगह से पैसा कमा रहा है। एक तरह से उनका यही है, देखो हमारी जो थिंकिंग है इंडियंस की, हम्म। कि दूसरे का भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। हम्म। बट मेन इंटरनेशनल लेवल पे जियो पॉलिटिक्स में ये चीज़ काम नहीं करती। हम्म। जियो पॉलिटिक्स लेवल पे सेल्फिश ही बनना पड़ेगा, कि हम्म। हमारा देश अच्छा करे, दूसरा जाए पहाड़ में, जो करना है वो करो। बट हमारे इंडियंस में अभी भी वो चीज़ है, हमारी ये सब गवर्नमेंट हो। यूएस भाग रहे हैं, सब के सब लोग हम्म कनाडा भाग रहे हैं। उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आप अपने देश में कुछ अच्छा कर सकते थे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ पे फाइट हाँ, वही मारनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट लेकिन कोशिश करनी वहाँ चाहिए। का हाल भी उतना ही बुरा है। वही अब जो बातें होती हैं कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस तरह का आपको एक फेस दिखाया था कि पिक पिक्चर जो है नहीं है वहाँ पर। कितने ही लोग हैं कनाडा के जो अब बोलते हैं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो इंडिया में मत आओ, मतलब इंडिया से अगर आ रहे हो तो कनाडा मत आओ। तो ये भी रीज़न है कि आप फॉरेन जो जेब में पैसा है जो कंट्रीज़ का, मतलब कंट्रीज़ को आप जो पैसा डाल रहे हो ऐसा वीज़ा की फॉर्म में, फीस में, या फिर एजुकेशन के लिए आप जो पैसा फंडिंग कर रहे हो, अल्टीमेटली वो आपके देश पे किसी और तरीके से लौट करके आ रहा है। बिल्कुल। और ये वही है ना, हम लोग उस बात पे आए तो कि फंडिंग कहाँ से आती है इनकी। हम्म। नॉर्थन साइड में पाकिस्तान को फंडिंग करने वाला यही है, चाइना, और ये हम्म। मतलब हम्म। और भी देश हैं। हम्म। बट मेन चाइना को कह सकते हैं, बिकॉज इनडायरेक्ट वे में चाइना को वही बनाना है, इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर की पूरे हम्म। मिडल ईस्ट से कनेक्ट हो जाए। जैसे अक्साई चीन ने कर ही रखा है डिस्प्यूटेड लैंड, तो हम्म। पाकिस्तान यहाँ से करता रहेगा। और एक फैक्ट मुझे पता लगा कि जो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसने जो प्लानिंग करी है, अपना एक हम्म बहुत बड़ा हाईवे जो कॉरिडोर बना रहा है जो मिडिल ईस्ट तक जाएगा, तो उसमें पीओके जो है, जो एक्चुअली इंडिया की ज़मीन है, वो उस रास्ते में आती है। बिल्कुल आएगी। और ये जो मेजर डिस्प्यूट है जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना नहीं चाहता कि इंडिया अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले ले। नहीं ले वही। और अब मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद रियलाइज़ हो रहा है कि इंडिया अपनी पोजीशन स्ट्रांग करता जा रहा है जियोपॉलिटिकली और मिलिटरीली। तो वो जो प्लानिंग थी उनकी, जो उसकी उसकी फंडिंग उन्होंने बंद कर दी है। प्लस जो वहाँ पे काम चल रहा था उस हाईवे का, उस पर स्टे लग गया हम्म है, एज़ पर जितना मैंने अपनी रिसोर्सेज से मीडिया के थ्रू जो कंज्यूम करा है उससे मैं बता रहा हूँ कि अब ये पोजीशन है चाइना ने, क्योंकि अब पाकिस्तान फंडिंग मांग रहा है कि हाईवे आप बनाओ और यहाँ पे, और लेकिन चाइना ने पैसा देना बंद कर दिया है। तो एक देखते रीज़न हैं ये ये भी है उनका सिचुएशन कि कहाँ जाती है। ये सिचुएशन भी, और एक रीज़न इनका ये भी है कि पाकिस्तान में क्या है कि ये लोग अपने लोगों पे भी विश्वास नहीं कर सकते। हम्म। जैसे यहाँ वहाँ पे इनके चाइना के साइंटिस्ट वगैरह काम करते हैं, या फिर कोई भी काम कर रहा है, हम्म। ये लोग कभी कभी उन्हें ही उड़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो कहाँ है। तक। हाँ, अभी एक पता नहीं कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया था या फिर कोई पावर प्लांट था, कुछ था। अच्छा। वहाँ पे चाइना के कुछ साइंटिस्ट थे, हम्म। वहाँ पे इनने अटैक किया था। हालांकि चाइना के साइंटिस्ट या उनको कुछ हार्म नहीं हुआ था, मतलब जो भी हम्म। चाइना के लोग थे। बट ये लोग अटैक करते रहते हैं, मतलब वही है कि मेन रूट कॉज वहीं आ मतलब जाता है। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। रूट कॉज वहीं आ जाता है कि इलिटरेसी मेन हम्म। कॉज, और पॉवर्टी। जिहाद। हाँ, जिहाद। क्योंकि ये लोग जब तक इस थिंकिंग पे काम करते रहेंगे, हम्म। देश तो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे तो हम्म। आप लोग कहीं भी आगे बढ़ जाओ, पर देश तो आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिहाद वाली बात है, इसके बारे में हम अगले किसी रिकॉर्डिंग में काफ़ी कुछ एक्सपेंड कर हम्म सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा एक थ्रेड बन चुका है ये। और लोग इस चीज़ को वैलिडेट करना नहीं चाहते कि सब, उनको शायद एक रिलीजन को टारगेट करने की ये बात लगती है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चीज़ नहीं फ्लो होती है। और ये काफ़ी डीप चीज़ है जो कि एक फैक्ट के साथ आपको ईयर बाय ईयर प्रूफ के साथ दिख रही है। तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि अगले किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे तो वो जिहाद एक बड़ी चीज़ होने वाली है। और हम्म ये जो नक्सल्स के बारे में हमने बात करी, एक और चीज़ जाने से पहले ख़त्म करूँगा कि
एक स्टैंड है अभी इंडिया और रशिया का। तूने तो सही सुना था मैंने कि कुछ जो पोर्ट है एक एक्वायर करा है इंडिया और रशिया की किसी कंट्री के जो कंपनीज होती हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटिजिकली श्रीलंका के किसी पोर्ट को क्या बताया था कि कुछ मतलब वो बंद पड़ा था वो पोर्ट, उसको उन्होंने खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो पोर्ट इनको दिया था, मतलब लोन जो दिया था, वो अब इन्होंने लीज पे 99 ईयर्स के लिए ले लिया है। तो अगर देखा जाए कि इंडिया भी जियो पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, और रशिया का जो मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ से खेल रहा है। वो चाइना का भी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन इंडिया की हेल्प करे बिना भी नहीं मानता। बिल्कुल। तो तेरा क्या टेक है इस पे? मतलब तुझे क्या लगता है कि रशिया क्या करना क्या चाहता है रशिया? मुझे आज तक रशिया का कभी साइड नहीं क्लियर हुआ कि ठीक है एलाय है इंडिया का, काफ़ी चीज़ों में खड़ा हुआ है, इंडिया ने भी अभी पिछले 2-3 साल में काफ़ी तरीके से उसका सपोर्ट करा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन क्या मतलब रशिया भी वो छोड़ना नहीं चाहता किसी को, रशिया स्पेशली चाइना का। रशिया का मेन वही है, देख वो है, बहुत बड़ा देश है भाई, ज्योग्राफिकली हम्म। सबको पता है कितना बड़ा देश है वो। यूरोप से भी कनेक्टेड है, मिडिल ईस्ट हम्म। से भी कनेक्टेड है, हमसे भी कनेक्टेड हमसे है, भी। चाइना से कनेक्टेड है, और मेन वेस्ट से भी पाकिस्तान, कनेक्टेड है हाँ। वो। क्योंकि अगर मेन ग्लोब पे मैप के देखोगे ना, हम्म। एक तरफ एक टाइम पे अलास्का रशिया का पार्ट था, हम्म। बट कुछ टाइम पे आके उसने बेच दिया था यूएसए को। हम्म। तो वो कनेक्टेड तो है सबसे। तो उसका यही है कि उसका मेन बनती, मतलब हम लोग को जितना पता है, मेन वेस्ट से तो नहीं बनती है। तो मेन वो खेलता है अपने, हमारे एशिया के मेन पार्टनर से, क्योंकि उसकी हम्म। यूरोप से भी इतनी नहीं बनती। जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तो हम्म। बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि जब से ये लोग नाटो वाटो इनका सीन हुआ है तो बिल्कुल इनकी बनती तो है नहीं। तो रशिया खेलता है दोनों से ही, चाइना का साथ भी देगा, हमारा साथ भी देगा, क्योंकि उसे भी पता है वॉर होना बहुत हम्म। रेयर चांस है। आज की दुनिया में वॉर तो होना बहुत रेयर चांस है, हम्म। क्योंकि इंडिया चाइना का वॉर इतनी आसानी से तो, इतनी इजीली तो नहीं होगा, और होगा तो फिर अच्छे लेवल का होगा अगर हुआ तो। मुझे ऐसा लगता है तो इसलिए वो कि हाँ। एशिया में तो दोनों के साथ रहेगा, क्योंकि एशिया में मेन पावरफुल हम दो ही हैं, हाँ। या तो चाइना या फिर इंडिया। अगर उसे ज़रूरत पड़ती है हम्म। वेस्ट के खिलाफ या कुछ करने की, तो वो इसलिए हेल्प करता है कि हम लोग उसकी साथ आ एलायंस सकें। बन के रहे, हाँ। बिल्कुल। ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अ, अब हालांकि वॉर तो डेडली होता है किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, हर चीज़ से। मतलब एक ओवरऑल एस्पेक्ट देखा जाए तो उसकी इकोनॉमी सुधरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जिस तरह के कंडीशंस हैं, अगर चाइना का यही चलता रहा, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है चाइना को लेकर। क्यों? ये बात मैं अगली पॉडकास्ट पे करना चाहता हूँ विद फैक्ट्स, क्योंकि मैंने ऐसा एक रिपोर्ट देखी थी कहीं कि चाइना अमेरिका से ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है मिलिट्री। बिल्कुल कर रहा और ये नंबर ऐसा नहीं है कि 1x 2x है, ये 10 20 30 टाइम्स जा रहा है। मिलिटरीली भी जा रहा है और वेपन्स की कैटेगरी में भी जा रहा है। तो अगर अमेरिका एक नेवल शिप लॉन्च करता है ओशियन में, तो चाइना उसके कंपैरिजन में ऑन एन एवरेज 10 से 15 कर रहा है। तो लोगों को शायद मतलब, हालांकि जियोपॉलिटिकली जो देश हैं वो सब देख रहे होंगे, मॉनिटर करते होंगे, लेकिन ये चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है। ये वो लोग जान रहे हैं जिनको, जो बिल्कुल इन डेप्थ जो रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में, कि चाइना अपनी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग कर रहा है और इन्फ्यूज़ इतना पैसा कर रहा है कि जहाँ से भी कर सकता है वो। अमेरिका को मुझे लगता है कि वो ओवरटेक कर देगा आने वाले 5-6 सालों में, अगर यही चलता रहा तो। बिल्कुल इस पे क्योंकि मतलब। क्योंकि ये जो बात थी ना जब हमने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में करी थी, कि जो इन्फ्लुएंस है, जो जो पेनिट्रेशन चल रहा है वेस्टर्न मीडिया का और वेस्टर्न कल्चर का, तो चाइना उस चीज़ से आइसोलेटेड है। चाइना अपने कंट्री में ना तो व्हाट्सएप बिल्कुल यूज़ करने मेन देता, रीज़न यही है। ना फेसबुक, ना। हालांकि अब वही बात आ जाती कि ऑटोक्रेसी कभी कभी सही है, डेमोक्रेसी कभी कभी सही है। दोनों हम्म। चीज़ों के अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पर एज अ होल उस कंट्री का जो कल्चर है वो अभी तक इंटैक्ट है, जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है। क्योंकि इंडिया में यही बात मैंने बोली ना कि वेस्ट आके इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब वेस्ट इन्फ्लुएंस होके आया है, इंडिया वेस्ट में इन्फ्लुएंस हो रहा है वेस्टर्न कल्चर में। तो जो ट्रेड जो हो रहा है, जो रिलीजन्स का और जो जिसे कहते हैं ना कि कल्चर का, हम्म।
केवल आप आइडियोलॉजी से उधर अलग। भाग रहे हो, वो इधर भाग रहे हैं, लेकिन जो कोर जो एसेंस है जो इंडियन को नहीं छोड़नी चाहिए वो छूटती जा रही है। तुम देख रहे हो, एग्जाम्पल देख सकते हो तुम। और वहाँ चाइना जो है वो उस चीज़ में अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी उस टाइम पे ही इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने उसको वीक नहीं होने दिया, अपने कंट्री में वो चीज़ आने नहीं दी कभी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप भी अच्छी होती है। वही बात है ना, जैसे कि अभी शायद अभी कुछ दिन पहले की बात है ये, हम्म। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रैंकिंग जारी हुई थी। हम्म। उसमें इंडिया 161 था पहले, अब 159 हो गया। हम्म। तो वही बात है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि मीडिया को कितनी छूट दे रखी है। हम लोग अपने लेवल की बता रहा हूँ, लोकल लेवल से, हम्म। लोग बोलते हैं कि भाई मीडिया कुछ भी कर रही है, कुछ भी कह रही है, हम्म। कितनी छूट दे रखी है, इतनी छूट होनी नहीं चाहिए। पर वही अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखें हम्म। तो हम लोग 159 नंबर पे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड को जो, ऐसा लगता है कि हाँ, हमने प्रेस को फ्रीडम दबा ही नहीं दे रखी। दबा रखा है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये जो बात आती है कि इसका जो पैरामीटर सेट कर कौन रहा है, अल्टीमेटली कौन कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया ही कर बिल्कुल रही है हाँ, ये। इसी पॉइंट पे तो आने वाला था वही मैं। चीज़ है कि घूम फिर के वही आपको बता रहे हैं कि आपके लिए को क्या देखना चाहिए, आपको क्या ट्रेडिशंस फॉलो करने चाहिए, आपको क्या जेंडर, ये भी वो लोग आपको डिसाइड करवा रहे हैं सबकॉन्शियसली, स्लोली स्लोली, बाय सिनेमा, जैसे हमने जो बात करी है अभी। सिनेमा और सीरीज ये सेम सब। यही चीज़ आ रही है कि आप ही को बताया जा रहा है कि आपको दबाया जा रहा है। और उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, जो एक्शन का रिएक्शन निकलता है कि इंडिया में देखो कितनी फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है, हेट स्पीच इतनी बढ़ रही है अननेसेसरी की। तो ये भी एक चीज़ है। जैसे तूने कहा कि इंडेक्स वाली बात है, तो अब इंडिया इतना कॉन्शियस हो गया है कि कहता है कि अब हम भी अपने पैरामीटर सेट करके हम भी इंडेक्स निकाला करेंगे सबका। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, क्योंकि देख वही है, हंगर क्योंकि, इंडेक्स जैसे एक हाँ। रैंकिंग आता है, उसकी मुझे रैंकिंग अभी ध्यान नहीं है अपने उसमें कि हमारी रैंक क्या थी। हम्म, और उसमें सोच पाकिस्तान हमसे आगे है। तो उसके पैरामीटर्स मतलब पता नहीं, चाइल्ड क्या है, स्पेंडिंग, मतलब वही तो चीज़ है। वही वही आप एक पैरामीटर्स की कंट्री, बात है। हाँ, अभी जब लास्ट में एक बार हमने पॉडकास्ट करी थी तो उसमें यही था कि आप कंट्री का साइज देखो, पॉपुलेशन देखो। आप किससे कंपेयर कर रहे हो, पाकिस्तान के? पाकिस्तान का जो साइज है वो उत्तर प्रदेश से भी पॉपुलेशन वाइज कम है। अगर पूरा यूपी ले लो आप और पाकिस्तान, तो दोनों एक बराबर है। बिल्कुल। हमारा एक स्टेट ही उसके कंट्री के उसके बराबर है, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो। हाँ ठीक है, इंडिया हंगर इंडेक्स में पीछे है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ये भी एक बहुत डिस्कशन का टॉपिक है। बहुत सारी इसमें पॉलिसीज़ जो हैं वो मतलब ख़राब हैं, अच्छी कुछ हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि इंडिया में भुखमरी, मतलब गरीब आदमी वही है, हाँ, भूखा मेन बहुत है, मेन रियलिटी बात ये भी है। पॉलिसीज़ की है, हाँ। और वही फिर रूट कॉज वही, हर बात में रूट कॉज वही निकल आता है कि थोड़ा टाइम लगेगा यार इसमें। हाँ। कोई सरकार आएगी 5 साल में तो मैं ये नहीं करके दे हम्म। देगी कि बिल्कुल सुपर पावर बना के दे दे। हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेन रूट कॉज वही होते हैं, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, लिटरेसी। यही यही चीज़ आती है कि वो जो इंडेक्स हैं, अब आप सेट किससे कर रहे हो? तो अजय हैप्पीनेस इंडेक्स वाली बात आती है, जैसे तूने बोली तो उससे याद आया मुझे। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या, किस, आप फिनलैंड को कंपेयर कर रहे हो कि वो टॉप, उस कंट्री की पॉपुलेशन शायद दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम होगी। बिल्कुल हाँ, इतना होगा। तो उसकी इकनॉमी और उस देश की कुछ भी आपसे ज़रा भी मैच नहीं कर रही है। तो इंडिया एक सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री अब चाइना को ओवरटेक कर चुकी है कोविड के बाद, तो बिल्कुल हाँ, है कर ना? चुके। तो इस कंट्री का आप कंपैरिजन उस लेवल पे करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, यहाँ और आप अपने घर देख लो, सट के। पैरामीटर्स हाँ। रीजन वाइज या फिर वैसे मतलब थोड़े चेंज होने चाहिए। ये नहीं कि वेस्टर्न में जो चल रहा है हम्म। वही सेम पैरामीटर्स हम पे लगा दो तुम, हम्म। तुम्हारी पॉपुलेशन है इतनी कम, वही पैरामीटर्स लगा के यहाँ पे कर रहे हो और रैंक जारी कर देते हो बस। हम्म। वो इनडायरेक्ट वे में, मतलब हम लोग तो जैसे कोई कोई सोच लेते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है इनसे, हम्म। बट इंटरनेशनल लेवल पे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल की बात भी है, दूसरी बात ये है, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है कि जो इंडिया के जो अर्बन नक्सल जो आइडियोलॉजी है, जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो वोग है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो इस चीज़ को पकड़ के इंडिया में जो हम्म। प्रोपोगेट करते हैं, जो हिट स्पीच, और जो एज अ, अगर सपोज ये जो गवर्नमेंट है, इसके जो फेवरेबल नहीं है जो इस गवर्नमेंट के, तो उस ऑडियंस को, उस पॉपुलेशन को जिस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद टीयरिंग ऑफ फैक्ट्स और ये सब करके, ये एक एक्सट्रीम लेवल पे डेंजरस चीज़ है। ठीक है, एक डेमोक्रेसी में आपको अगर ये गवर्नमेंट, मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले 5-7 साल के बाद क्या पता है कि इस गवर्नमेंट में वो चीज़ें ना बचें जो पॉपुलेशन चाहती है, जो हम्म। मेजॉरिटी, क्या पता कि गवर्नमेंट चेंज हो, हमको
सत्ता परिवर्तन ऐसा दिखे कि जो हम सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जिस हिसाब से चल रही है ना कर पाए, अगले 5-7 साल बाद क्या पता कोलैप्स कर जाए। बिल्कुल हो तो कुछ भी सकता है, पॉलिटिकली अगले कुछ भी 2 साल पॉसिबल है। में भी कुछ भी हो सकता है। अरे साले, यहाँ तो